ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्सेस में आपको पहला तो आपको पढ़ना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। दूसरा फोर्स आपको पढ़ना है टेंशन फोर्स, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है स्प्रिंग फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स नहीं बोलते बट छोड़ो, स्प्रिंग फोर्स। और लास्ट में आपको पढ़ना है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो एलएलएम विदाउट फ्रिक्शन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने हैं? एलएलएम विदाउट फ्रिक्शन। तो पहले हम फ्रिक्शन को तो नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ेंगे और जितना हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो सब फिर से रिपीट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के साथ, ठीक है। और फिलहाल के लिए अपने को इन तीन फोर्सेस के ऊपर ध्यान देना है। उसमें भी स्टार्टिंग में हम सिर्फ दो ही फोर्सेस के ऊपर ध्यान देंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक अपना टेंशन फोर्स, बराबर है। अभी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बताओ? जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या होगी, कॉन्टैक्ट में होगी और उसमें से एक बॉडी दूसरे के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तब जाके हम क्या बोलेंगे, मतलब जब दो बॉडीज का कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट होने के बाद जब फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, बराबर है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल आपका है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बराबर है। तो चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है। अभी जैसे मान के चलिए ये आपकी टेबल है, ये आपकी टेबल है और लेट से मान के चलो इस टेबल पर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया, एक क्या रख दिया मैंने, ब्लॉक। ऐसे मैंने एक ब्लॉक रख दिया और मान के चले इसका जो मास है वो कितना है, m। इस ब्लॉक का मास कितना है जी, m। देखो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा पक्का। अगर मान के चलो मैं आपको ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ कि मान के चलो ये आप हो और आप यहाँ पे खड़े हो ऑब्जर्वर बन के और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर लो चीजें, तो आपके लिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा ब्लॉक के लिए, ब्लॉक का क्या ऑब्जर्वेशन होगा, रेस्ट में होगा कि मोशन में, रेस्ट में होगा। कोई भी चीज रेस्ट में कब रहती है, जब उसके ऊपर क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स होते हैं। तो एक तो चीज क्लियर है आपको यार, इसके पास अगर मास है तो आपका जो अर्थ होगा इसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना। तो वो अगर मैं फोर्स दिखाता हूं तो एक फोर्स कौन सा लगेगा आपका, नीचे, ये समझते हो, ये क्या होगा आपका mg, एक तो mg होगा राइट, और है ना। अगर mg लग रहा है तो इस mg फोर्स की वजह से वो क्या होना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, आना चाहिए था ना नीचे, लेकिन नीचे आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, एक mg के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है जो क्या कर रहा है, इसको इस mg फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है और उसको क्या रख रहा है, रेस्ट में रख रहा है। तो वो फोर्स कौन सा होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आपका नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना, आपका जब भी क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है ना, तो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली ये कंडीशन है कि टू बॉडीज शुड बी इन कांटेक्ट, जिनके बीच में आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा रहे हो वो बॉडीज क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होनी चाहिए। यहाँ पे दो बॉडीज कौन सी कांटेक्ट में, एक तो आपका ये वाला टेबल है, एक तो आपका क्या है टेबल है, और एक क्या आपका, एक आपका ब्लॉक है, एक आपका क्या है ब्लॉक। तो यहाँ पे आपका जो टेबल है और आपका जो ब्लॉक है ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहेंगे ना। तो दो बॉडीज पहले तो कांटेक्ट में होनी चाहिए और दूसरी चीज ये है कि उन दो बॉडीज में से कोई भी एक बॉडी, उन दो बॉडीज में से कोई भी एक बॉडी, जैसे या तो टेबल या फिर ब्लॉक, तो कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करनी चाहिए, दबाने की कोशिश करनी चाहिए, बराबर है। तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका क्या है, एक ब्लॉक है और एक आपका क्या है टेबल है, क्या दोनों कांटेक्ट में, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दो बॉडीज में से कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करनी चाहिए, दबानी चाहिए। क्या टेबल ब्लॉक को दबा रहा है, क्या ब्लॉक टेबल को दबा रहा है, हाँ आपको समझ में आता है। अगर इस ब्लॉक को अगर मैं टेबल के ऊपर रखा तो टेबल, वो जो आपका ब्लॉक है उसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है, और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, इसकी वजह से ये वाला क्या कर रहा है, टेबल को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है। अरे समझा कि नहीं समझा। तो ये जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तब वहां पे क्या लगता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है वहां पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर
टू द कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। हमेशा क्या होता है कि जो दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस बना है उस कॉन्टैक्ट सरफेस को हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और उस पर्टिकुलर बॉडी को दबाने की कोशिश करता है, उस पर्टिकुलर बॉडी को दबाने की कोशिश कर। अगर मैं यहां पे अगर देखूंगा तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है, कॉन्टैक्ट सरफेस है इनके बीच में ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, रेड वाला रीजन, ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। सबको समझ में आया? तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना टेबल और किसके बीच में, ब्लॉक के बीच में। अरे आगे ना दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में और आपकी जो ब्लॉक है वो टेबल को क्या कर रही है, नीचे दबा रही है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पे क्या लगता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो ये जो आपका ब्लॉक है ये टेबल को कहां पे दबा रहा है, नीचे ना। अरे समझा कि नहीं समझा? टेबल को कहां पे दबा रहा है, नीचे। तो ये ब्लॉक टेबल को क्या करेगा, अगर मैं इसका 2D व्यू निकालता हूं तो ऐसा कुछ तो नहीं वाला। ये आपका क्या है, ये आपका टेबल है। अरे आगे ना, अरे समझे कि नहीं समझे? 2D व्यू में ये आपका टेबल है ना, ये आपका टेबल है और ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्लॉक है। समझ में आया जी? अरे आगे ना, ये आपका टेबल है और ये ब्लॉक है और ये आपकी क्या है, टेबल है। इसका मास m है। कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। वो 3D व्यू है, ये वाला 2D व्यू है। तो ये जो ब्लॉक है वो टेबल को कहां पे दबा रही है, नीचे ना। और है ना, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ये हमेशा क्या होता है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ना। अरे हाँ कि ना। तो पहले तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है और दूसरी ये चीज है कि ये फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस को। तो ये जो ब्लॉक होगा उस वो इसको कहां पे दबाएगा, टेबल को कहां पे दबाएगा, नीचे। टेबल को कहां पे दबाएगा, तो टेबल पे लगेगा नीचे। ये हुआ टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन। बट हमको पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन है, ये अगर आपका एक्शन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे बॉडी के ऊपर, जैसे ये एक्शन किसके ऊपर लग रहा है, टेबल के ऊपर ना, तो रिएक्शन किसके ऊपर लगेगा। कि हमेशा याद रखना कि आपके जो एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, टू डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जिनके बीच में क्या हो रहा है, और जिन बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होता है उनके बीच में क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है। यहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, ब्लॉक और टेबल के बीच में। किसके बीच में हो रहा है, ब्लॉक और। तो एक एक्शन पे एक जो एक्शन रिएक्शन पेयर में से एक्शन लगेगा एक बॉडी पे और रिएक्शन लगेगा दूसरी बॉडी पे। तो एक्शन किसके ऊपर लगा, टेबल के ऊपर ना, तो रिएक्शन किसके ऊपर लगेगा, ब्लॉक के ऊपर। तो ये होगा आपका रिएक्शन। समझ रहे सर? ये भी आपका एन और ये भी क्या होगा आपका एन। समझे कि नहीं समझे? या तो क्लियर है? ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। सबको समझ में आया? अरे ना, अगर मेरे को सेपरेटली दिखाना है, मेरे को कैसे दिखाना है, सेपरेटली, तो देख लो ये आपका टेबल है, ये वाला आपका क्या है, टेबल। ये आपका क्या है, टेबल। ये आपकी ब्लॉक है, बराबर है। तो इन दोनों में से कौन सा टेबल पे लग रहा है, कौन सा ब्लॉक पे लग रहा है। अब ये तो मैंने दिखा दिया ना कि कॉन्टैक्ट सरफेस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक एक्शन होता है और एक, दोनों एक्शन और रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। पर इसमें से कौन सा टेबल पे लग रहा है और इसमें से कौन सा ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूं, तो जैसे यहाँ पे दो, अगर मैं दोनों को इधर दिखाता हूं, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो इसमें से एक किस पे ऊपर लग रहा होगा, टेबल के ऊपर, और एक ब्लॉक के ऊपर। तो मेरे को बताओ, अगर ये मैं यहाँ पे दिखाता हूं तो इसका एरो कहाँ पे, नीचे ना, और इसका एरो कहाँ पे, ऊपर। देख, एक का एरो ऊपर और एक का एरो, तो जिसका एरो नीचे वो दबा रहा है कि जो ये दबाने वाला ये टेबल है, ये वाला टेबल को दबा रहा है कि खींच रहा है। एक पुश होता है और एक पुल होता है। खींचना मतलब पुल और दबाना मतलब पुश। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा पुशिंग इन नेचर होता है। क्या होता है, हमेशा वो दबाने की कोशिश करता है। हमेशा क्या करता है वो, तो इसमें से ये दबा रहा है कि ये दबा रहा है, जिसका एरो टुवर्ड्स बॉडी होगा वो दबाएगा ना। ये तो खींच रहा है ना, आता है ना, खींचना मतलब दबाना आता है ना। नहीं, गरीबी कहाँ तक है पता बोल नहीं सकते ना, मतलब ये सब तक गरीबी है। सबको समझ में है? तो ये लगेगा नॉर्मल किसके ऊपर, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। अभी इसमें से ये इसका एरो ऊपर है और इसका एरो कौन सा लगेगा, अभी ऑब्वियसली सिंपल है, इसके ऊपर नीचे वाला लगेगा, इसके ऊपर, तो देख इसको ये वाला दबाएगा, ये हुआ आपका नॉर्मल। ये मैंने सेपरेटली दिखाया दोनों के ऊपर। सबको समझ में है? या तो क्लियर है, या तो क्लियर है? तो पहली चीज क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब भी दिखाओगे
तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दो बॉडीज क्या होनी चाहिए आपकी, कांटेक्ट में होनी चाहिए, जिनके बीच में आप क्या दिखा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा रहे हो। और दूसरी चीज क्या है कि जिन जो दो बॉडीज आपकी कांटेक्ट में, उसमें से कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे टेबल और आपका ब्लॉक क्या था, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में था, और उसमें से आपका ब्लॉक इस टेबल को क्या कर रहा था, नीचे की तरफ दबा रहा था। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ऐसा जब होता है तो वहां पे क्या लगता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और है ना, और हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। हमेशा क्या करता है, उसमें से एक लगता है एक बॉडी के ऊपर और दूसरा लगता है, और हमेशा ये क्या होता है, पुशिंग इन नेचर। कैसा होता है, हमेशा दबाने की कोशिश करता है, हमेशा क्या करता है वो, दबाने। इसलिए दोनों तरफ मैंने जब टेबल के ऊपर देखा है, इसका देखो एरो टेबल की तरफ था, और जब मैंने ब्लॉक के ऊपर देखा तो एरो कहां पे था। इसका मतलब ये नॉर्मल ब्लॉक को ऊपर की तरफ दबा रहा है, और ये नॉर्मल टेबल को, दोनों एक्चुअली में दबा रहे, एक टेबल को दबा रहे और एक, तुमको समझ में आ रहा है ना, पक्का, या तो क्लियर है। एक और चीज है कि आपका जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है आपका, जैसे इसने मेरे को बोला था कल अमन ने कि हाँ, कि जो फोर्सेस होते हैं वो तो चार ही टाइप के होते हैं, फिर आप ये अलग से कैसे बता रहे हो। एक्चुअल में उसमें से ये वाला एक टाइप है, उसका क्या है, एक टाइप है। तो ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बताना है कैसे, समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता। क्या क्या आपका कैलिबर, ओके, पक्का बताओ। मैं तो बता दूंगा, तुमको समझेगा नहीं समझेगा मेरे को बताना, मैं तो बता दूंगा। पहले देखो होता क्या है, कोई भी जो मटेरियल होता है ना, वो किससे बना होता है, या तो मॉलिक्यूल से या फिर एटम से, या तो मॉलिक्यूल्स या फिर, तो कोई भी जब मटेरियल बनता है तो वो या तो एटम से बनता है या फिर मॉलिक्यूल से बनता है, और उनकी एक अरेंजमेंट रहती है, बराबर है। मॉलिक्यूल्स का अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करो तो आपको क्या मिलेगा, एक मटेरियल मिल जाएगा। अगर एटम्स को अरेंज करो तो आपको क्या मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, बराबर है। और ये अरेंजमेंट कैसी होती है आपकी, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। कैसी होती है, ऑर्डर। तो जैसे अभी कोई भी अगर मटेरियल है, बराबर है, तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे आइटम्स की क्या होगी, लेयर्स होगी। ऐसे पहली लेयर, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लेयर्स होगी, और तब जाके आपका क्या बनेगा, मैटर बनेगा। तब जाके आपका क्या बनेगा, ये तो समझ में आता है ना। जैसे आप बैठे हो क्लास में, तो आप एक लेयर बना रहे हो ना, आपके ऊपर आपके जैसी एक और लेयर रखी, उसके ऊपर और एक लेयर रखी, एक 3D अरेंजमेंट हो जाएगा ना। और सब एक दूसरे के साथ क्या हुए, सटे हुए। जैसे ये दो, उसके बाजू में और दो, उसके ऊपर दो, उसके नीचे दो, उसके पीछे दो, उसके, तो ये क्या बनेगा, 3D अरेंजमेंट बनेगा ना। तो वैसी आपकी अरेंजमेंट होती है, वैसी क्या होती है आपकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। उसमें से कोई भी दो आइटम उठा दो, उसमें से क्या करता हूं मैं, कोई भी दो आइटम उठा दो, ठीक है। ये पार्ट में आगे जाके पढ़ा था इलास्टिसिटी में, बट अभी यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आपको केमिस्ट्री में भी काम में आएगा, कहीं ना कहीं यूज होगा उसका, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए, मैं कोई भी दो आइटम उठाता हूं, आपको समझ में आएगा। इसको बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल। ये आपका एक एटम है, और मान के चलिए कल तुमको पढ़ाने वाले ना 12वीं वाले, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनका साला क्लास में का डायग्राम निकालने में चला जाएगा। गलती से अगर डायग्राम निकाल ले तो हो गया बड़ा ना आज का। अच्छे से गेम लेनी है उनकी, रुला देना है लिटरली, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे मैंने बहुत सारे एटम्स है, उनका 3D अरेंजमेंट है, राइट। और उसमें से मैंने कोई भी क्या किया, दो एटम्स उठा ले। उसमें से क्या किया मैंने, दो एटम्स उठा ले। इस एटम का ये वाला सेंटर है, और इस एटम का ये वाला सेंटर है। सबको समझ में आया, ये दोनों के सेंटर है।
बराबर है, और दोनों आइडेंटिकल एटम्स है, क्योंकि अगर किसी भी मटेरियल की अगर आप एटम्स उठाते हो तो हर एटम क्या होगा आपका, आइडेंटिकल होगा ना, एक बड़ा एक छोटा ऐसा तो नहीं होगा, साइज एंड शेप में भी सेम हो गए, और उनके अंदर जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स हो, न्यूक्लियस हो, सब सब क्या होगा आपका, सेम ही होगा। तो आपका एटम कैसे, किसी भी मटेरियल के जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी, और एटम्स की अरेंजमेंट बनने के बाद जो मटेरियल बना होगा, बराबर, वो सभी एटम्स क्या होगा आपके, आइडेंटिकल होंगे। वो क्या हो गए, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। अरे सबको समझेंगे। और नॉर्मली जो भी आइटम्स लेते हैं वो स्फेरिकल इन शेप ही लेते हैं, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। और सब एक दूसरे को कैसे होते हैं, सटे हुए होते हैं, एकदम चिपके हुए, समझ में आया। तो ये आपका एटम है एक, और ये वाला आपका एक दूसरा एटम है, बराबर। अभी इनके बीच में देखो, ये मतलब जब वो अपने मतलब इनके जब एक दूसरे से सटे हुए रहते ना, तो उनके सेंटर और सेंटर के बीच में कुछ दूरी होती है, उसको बोलते हैं मीन सेपरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, मीन सेपरेशन। जैसे अभी ये वाला मीन सेपरेशन है, तो ये दूरी कौन सी है आपकी, मीन सेपरेशन। ये दूरी कौन सी आपकी, मीन सेपरेशन, R0। इसका ये मतलब है कि जब ये एटम आपके मीन सेपरेशन पे होते हैं, समझ में आ रहा है ना, मतलब जब एक दूसरे के सटे हुए, कोई हिल नहीं रहा है, कोई हिल रहा है क्या, एकदम एक जगह पे अपने, बराबर। जब ये अपने मीन सेपरेशन पे होते हैं तो इनके बीच में जो नेट फोर्स होता है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन वाला फोर्स होता है, वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। फोर्स क्या होता है आपका, जीरो। और ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, ये कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मतलब ये थ्योरी बना दी है, बराबर है। अभी जैसे ये याद तक क्लियर है सबको। अगर मैं इसको मीन सेपरेशन से दूर लेके जाता हूं, मीन सेपरेशन से क्या करता हूं, दूर लेके जाता हूं, जैसे मैंने मान के चलो इसको थोड़ा सा दूर लेके गया ऐसे, और इसको भी मैं थोड़ा सा दूर लेके गया, सबको समझा जी, अरे आगे ना। तो इसको जब मैं मीन सेपरेशन से दूर लेके जाता हूं, मतलब अभी इनके बीच में दूरी कितनी होगी, बढ़ गई ना। तो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हुआ R इज ग्रेटर देन क्या हुआ आपका, R0 हुआ। पर हमको बताया कि ये तो मीन सेपरेशन है ना, आ रहेगी ना। अब जब दो एटम आपके मीन सेपरेशन पे होते हैं तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। ये सब थ्योरीज आ चुकी है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ कि आपको नहीं समझेगा वो, ठीक है। और ये उन्होंने डायरेक्ट ग्राफ्स दे दिए, ठीक है। तो जब ये मीन सेपरेशन पे होते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। लेकिन जब मैं इसको मीन सेपरेशन से दूर लेके जाता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। तो मेरे को बताओ, कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, और स्टेबिलिटी कब अचीव करता है, जब वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आता है। जब वो कहां पे आता है आपकी, मिनिमम एनर्जी स्टेट में। तो मिनिमम एनर्जी स्टेट वाला ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है ना। तो ये जो एटम्स है वो इस पोजीशन पे रहना पसंद करेंगे कि वो रेड वाली पोजीशन पे रहना पसंद करेंगे, ग्रीन वाली पोजीशन पे ना, अरे है ना। तो मीन सेपरेशन पे रहना पसंद करेगा ना। तो मीन सेपरेशन बढ़ गया तो ये इस पोजीशन पे नहीं रहना पसंद करते क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा है, और ग्रीन वाली पोजीशन पे एनर्जी क्या है, कम है। तो ये वापस इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगी नहीं आएगी, आएगी ना। जैसे उसको दूर कर दो ना तो उनके अंदर, जैसे ये पहले मीन पोजीशन पे थे ऐसे ऐसे थे, इसको मैंने दूर किया ऐसे, बराबर है। तो इसकी एनर्जी बढ़ गई ना। तो इस एनर्जी बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम में एक फोर्स डेवलप हुआ। कौन सा फोर्स डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो वापस क्या करता है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है। तो इनके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा। तो जिसको खींच लेगा ना पास में, तो इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा और इसके ऊपर इस तरफ। ये कौन सा फोर्स हुआ, अट्रैक्शन ना। तो ये लगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबको समझा, या तो क्लियर है, या तो क्लियर है, अरे ना। तो जब आप दूर लेके जाते हो तो कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। जब आप पास में लेके जाते हो तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। देखो अगर मैं इसको और थोड़ा पास में लेके आता हूं इस पोजीशन पे, ऐसे, तो मैं यहां पे पास में लेके आया तो सेपरेशन घटा के बढ़ा। तो इस केस में आपका R इज लेस देन क्या आपका R0 है, तब भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। दोनों केस में आपकी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे, जो भी सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बराबर है। और ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ये जितनी मिनिमम रहेगी उतना वो क्या रहेगा आपका, स्टेबल रहेगा। तो कोई भी सिस्टम हमेशा किसकी तरफ जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। तो जब आप उसको दूर करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इस पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है इसको कम करने के लिए वो क्या करता है, सिस्टम में एक फोर्स डेवलप होता है जो क्या करता है उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है।
उसको अगर कम सेपरेशन पे लेके आओ, मीन पोजीशन से दबा दो, बराबर है, तो फिर क्या होगा, आपका सेपरेशन घट जाएगा ना। ये जो आर होगा ये लेस देन क्या होगा, आपका आर नॉट होगा, तो फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पर जाना कहां पे जाता है, ये ब्लैक वाले में रहना चाहेगा कि ग्रीन वाले में, तो इसको बाहर जाना पड़ेगा ना, तो फट से बाहर की तरफ फोर्स लगता है। ये कौन सा फोर्स होगा आपका, रिपल्सिव। ये कौन सा फोर्स होगा आपका, रिपल्सिव। सबको समझ में आया जी। ये ऑटोमेटिक फोर्सेस होती है, क्या रूप आपके, ऑटोमेटिक। यहां तक क्लियर है? अरे समझे कि नहीं समझे? तो इसी की वजह से ये देखा कि दो एटम है, साला उनको मेन पोजीशन पे रखो तो साला फोर्स जीरो होता है, मेन पोजीशन से दूर लेके जाओ तो फोर्स अट्रैक्शन नेचर होता है, दबा दो तो फोर्स, ये थोड़ा स्प्रिंग की तरह कर रहा है। कैसे कर रहा है, स्प्रिंग की तरह। इसीलिए हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इन दो स्फीयर्स के बीच में या फिर इन दो एटम्स के बीच में जो फोर्स है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, आपको समझ में आएगा, देख लो। ये आपकी क्या है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी क्या है जी, ये आपका ब्लॉक और ये वाला आपका ब्लॉक। सबको समझ में आया? तो एक्चुअली में ये वाला एक आपका एटम है और आपका ये वाला एक एटम है, नहीं चमका। और ये जो स्प्रिंग है ये आपका अभी मान के चलो नेचुरल लेंथ पे, कहां पे आपका नेचुरल लेंथ, समझते हैं ना स्प्रिंग दबा हुआ है ना स्प्रिंग खिंचा हुआ है। अभी इनके बीच में फोर्स होगा क्या, अरे होगा क्या, मतलब ये स्प्रिंग की साइज कितनी हुई, आर नॉट। स्प्रिंग की साइज कितनी है, अभी स्प्रिंग को खींच दो, स्प्रिंग को क्या कर दो, इसको मैं लेके गया यहां पे और इसको लेके गया मैं यहां पे, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपका, लंबा होगा। अभी इसको छोड़ो तो स्प्रिंग क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। जब इस स्प्रिंग को लंबा करोगे तो इन दो स्प्रिंग्स को अंदर की तरफ खींचेगा कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ना, क्योंकि स्प्रिंग वापस लंबा हो गया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर फोर्सेस डेवलप हो गए, स्प्रिंग फोर्सेस, जो क्या करेगा उसको अंदर खींचेगा ना। तो इसके ऊपर फोर्स कहां पे, अंदर। इसके ऊपर फोर्स कहां पे, अगर इसको मैं दबा देता हूं, स्प्रिंग को क्या कर देता हूं मैं, दबा देता हूं ऐसे, अभी समझे कि नहीं समझे। तो देख वही हो रहा था, देख वहां पे भी वही हो रहा था। इसलिए इस मॉडल को हमने इससे क्या किया, रिप्लेस किया। इससे क्या किया, रिप्लेस किया। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, पक्का। अभी आपको समझ में आया ना कि ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स कौन सा है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है ना। जब उसको मेन पोजीशन से दूर लेके जाओ तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और जब मेन पोजीशन से पास लेके आओ तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। तुमको नहीं जमता, पक्का। अभी देखो ये दो, अभी मैं क्या करता हूं, अभी जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में रखूंगा, जब मैं इन दोनों को क्या रखूंगा, तो ये बहुत सारे आइटम से बना होगा और टेबल भी आपका बहुत सारे आइटम से बना होगा। मैं दिखा सकता हूं ना, चलो मैं नीचे वाले टेबल क्या है, मैं किसके दिखाता, इसको मैं ग्रीन कलर, इसको पकड़ता मैं, इसको टेबल को पकड़ता मैं ग्रीन कलर का, टेबल को कौन से कलर का पकड़ता मैं, ग्रीन कलर। इसके ग्रीन वाले आइटम देखो, 1 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे आइटम्स हो गए। समझ में आ रहा है ना। ये स्प्रिंग क्या है, ये स्प्रिंग क्या है, उनके बीच का फोर्स है। अरे क्या उसको बोलते बॉन्ड लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड। पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना, चलो फोर्स है। अभी क्लियर है। ये पहले में क्या था, मीन सेपरेशन पे था। अरे ना, अगर अकेला टेबल रखू तो मीन सेपरेशन पे था कि नहीं था, फोर्स क्या था, जीरो। क्लियर है। अभी देखो इसके ऊपर क्या लगा मैंने, उसके ऊपर क्या रखा मैंने, ब्लॉक। कांटेक्ट में आ गए, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं ज्यादा 2 ही लेयर दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे ये आपका क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस। ये आपका क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस। सबको समझ में आया। लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी लग रहा है ना,
अरे ग्रेविटी लग रहा है ना, तो ग्रेविटी लगने की वजह से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस पे ये जो आपके टेबल के क्या हो गए, एटम्स हो गए, टेबल के क्या हो गए, इसको दबा देगा ना। अरे दबाएगा नहीं दबाएगा, दबाएगा तो ये कहा जाएगा, देख लो ऐसे 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 ऐसे, सबको समझा? जैसे दबाया तो स्प्रिंग छोटा हो कि बड़ा हो गया ना, तो ये फोर्स कहां पे लगाएगा, कहां पे लगाएगा, ऊपर। सबको समझा? अब ये फोर्स अगर ऊपर लग रहा है तो ये किसको दबाएगा फिर, देखो इसने क्या किया, इसको नीचे दबाया, टेबल को, बराबर है। तो टेबल को जैसे नीचे दबाया तो टेबल के जो कॉन्टेक्ट सरफेस से जो भी आइटम थे वो सब दब गए, तो वहां पे स्प्रिंग छोटी होगी। वहां पे देख, जैसे स्प्रिंग छोटी हुई तो उसने क्या किया, बाहर की तरफ फोर्स लगा। देख स्प्रिंग छोटी होने के बाद कहां पे लगता है फोर्स, तो देख बाहर की तरफ लगा, तो ये फोर्स कहां पे पास होगा, इन आइटम्स के ऊपर ना, तो देख ये दब जाएंगे। दब गए तो ये स्प्रिंग छोटा हो गया ना, ये कहां पे दबाएगा, तो ये वाला जो है, ये ऊपर वाला टेबल, ऊपर वाला ब्लॉक, इनको क्या कर रहा है, नीचे दबा रहा है, और ये वाला कहां दबा रहा है, इसको ऊपर दबा रहा है। बस यही आपका नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए क्या, अरे वही तो बताना था मेरे को, ये जो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, ये स्प्रिंग वाला फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ना। तो इस टेबल ने इसके ऊपर क्या किया, ऊपर फोर्स लगाया, और इसने इसके ऊपर नीचे फोर्स लगाया। और ये फोर्स किसकी वजह से डेवलप हुआ, जब आपके कॉन्टेक्ट सरफेस के नियर पास वाले रीजन में जितने भी एटम्स है वो दब जाते हैं, और इसकी वजह से उनके बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, रिपल्सिव। तो ये रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगा था, और ये वाला इसके ऊपर लगा था। सबको समझ में? इसलिए इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? तुमको समझ में आएगा कैसे लग रहा है, पक्का? चलो ये मेरे को एक चीज बतानी थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, ठीक है, नहीं तो याद रख लेना, ठीक है। मैंने तो कोशिश की जितना सिंपल वे में बताना है बताने की, मेरे को नहीं पता कितने लोगों को समझा है, बट ज्यादा हार्ड तो नहीं है, समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है क्या सबको, पक्का? चलो अगर मैं 3 ब्लॉक रख देता हूं इसे, अब देखो ये फोर्स कैसे दिखाना है। चलो मैं 3 ब्लॉक रख देता हूं, एक के ऊपर एक। ये एक ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक है। ये पहली वाली, इसको पकड़ लो M1, इसको पकड़ लो M2, इसको पकड़ लो M3, बराबर है। मेरे को पहले बताओ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने लगेंगे, हाँ कितने लगेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हाँ? अभी ये फोर्स कहां पे लगता है आपका, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुरंत क्या कर लो, कॉन्टेक्ट सरफेस पता कर लो ना। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ये वाला, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ये वाला। तीनों कॉन्टेक्ट सरफेस सेम है क्या? ये कॉन्टेक्ट सरफेस किसके बीच में, M3 और M2 के बीच में, ये वाला M2 और M1 के बीच में, और ये वाला M1 और, तो तीनों कॉन्टेक्ट सरफेस अलग है ना, तो तीनों नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो गए, क्योंकि तो कॉन्टेक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्टेक्ट सरफेस अगर अलग है तो कॉन्टेक्ट रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है? चलो कैसे दिखाओगे, तो ऊपर से स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करना, तो M3 M2 के कॉन्टेक्ट में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बीच में लगेगा, M3 और M2, बराबर। क्या दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में, M3 और M2 कॉन्टेक्ट में, कौन किसको दबा रहा है, M3 M2 को नीचे दबा रहा है, तो M2 के ऊपर कहां पे लगेगा, नीचे ऊपर। M2 के ऊपर कहां पे लगेगा, नीचे। ये हुआ N1, और इसके ऊपर ऊपर, ये हुआ N1। सबको समझा? इसके बाद M2 और M1 कांटेक्ट में, अरे हाँ कि ना, क्या M2 M1 को नीचे दबा रहा है, दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है? तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो, उसमें से कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को दबाने की कोशिश कर रही हो, तब वहां पे क्या होता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, और वो हमेशा परपेंडिकुलर टू
कॉन्टैक्ट सरफेस होता है और हमेशा पुशिंग इन नेचर होता है, बराबर है। तो M2 M1 को कहां दबाएगा? नीचे। और तो ऑब्वियसली फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट, तो M2 ने M1 को नीचे दबाया तो M1 M2 को कहां पे दबाएगा? ऊपर। तो ये क्या हुआ आपका N2 N2। इसके बाद M1 और ग्राउंड के बीच में लगेगा तो M1 ग्राउंड को कहां पे दबाएगा? नीचे, बराबर। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, तो ग्राउंड इसको कहां पे दबाएगा? ऊपर। तो ये वाला N3 और ये वाला भी N3 हो गया। अगर मेरे को सेपरेटली दिखाना है फोर्सेस तो मेरे को एक चीज बताइए, सेपरेटली अगर मैं दिखाता हूं, चलो M3 से शुरू करता। ये आपका क्या है? M3। तो M3 के ऊपर कितने नॉर्मल लग रहे हैं? तो M3 और M2 कांटेक्ट में, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल लग रहा है। एक नॉर्मल लगेगा M2 पे, एक नॉर्मल लगेगा M3 पे। तो M3 पे कितना? तो M3 एक ही कांटेक्ट सरफेस बना रहा है और वो भी किसके साथ? M2 के साथ। अगर कोई ब्लॉक एक ही कांटेक्ट सरफेस बना रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? एक ही लगेगा। M2 देखो, M2 कांटेक्ट सरफेस M3 के साथ बना रहा है और M2 M1 के साथ भी बन रहा है, तो वो कितने कांटेक्ट सरफेस बना रहा है? दो। नॉर्मल कितने उसके? दो। M1 कितना? एक ग्राउंड के साथ बना रहा है और एक M2 के साथ। तो कांटेक्ट फोर्सेस कितने? दो। तो इसके ऊपर दो, इसके ऊपर दो और इसके ऊपर एक, और एक किसके पास? ग्राउंड के पास। 6 देख 6। बोलो M3 के ऊपर कौन सा इसमें से? इन अभी M3 और M2 के बीच में ये दो नॉर्मल लग रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक लेके जाएगा M2 और एक लेके जाएगा M3। बोलो M3 कौन सा लेके जाएगा? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला। तो M3 M2 को नीचे दबा रहा था तो M3 पे लगेगा नीचे, बराबर है। तो उसके अपोजिट में M2 लगाएगा M3 पे ऊपर। तो इसके ऊपर कौन सा? डायरेक्शन समझ में आ रही क्या? अबे डायरेक्शन समझ में आ रही क्या? तो ये कौन सा आपका N1, क्लियर है। चलो इसके बाद किसके बाद चलते हैं? M2। चलो M2 के ऊपर बोलो। तो अगर M3 और M2 में M फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है और उसमें से एक अगर M3 पे ऊपर लग रहा है तो इसमें कहां पे लगना चाहिए? नीचे। एक तो इधर का लग गया, कौन सा? N1। और कौन सा आपका M2 साथ में M1 के साथ भी कांटेक्ट बना रहा है तो M2 M1 को कहां पे दबा रहा है? नीचे। तो M1 पे नीचे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो M1 M2 को ऊपर। इसी के ऊपर कहां पे लगेगा? ऊपर। कौन सा? N2, क्लियर है। चलो इसके बाद डर तो नहीं लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? यही बेसिक्स है। ये अगर आता है तो आगे समझ में आएगा, आगे जाके बस उसके साथ ही खेलना है। जिसको फोर्स दिखाना आएगा वही आगे कर पाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? हल्का सा भी डाउट आता है तो मेरे को तुरंत पूछ लो। चलो तो M3 और M2 और M3 कांटेक्ट में था, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लग रहा था? N2। तो इसके ऊपर N2 कहां पे लग रहा है? ऊपर। तो इसके ऊपर कहां पे लगाएगा? क्योंकि M2 M1 को कहां पे दबा रहा है? इसको कहां पे दबा रहा है? नीचे ना, तो इसलिए ये वाला N2। समझ में आया? अब देखो M1 ग्राउंड को कहां पे दबा रहा है? नीचे। तो ग्राउंड पे नीचे, तो ग्राउंड इसको कहां पे दबाएगा? ऊपर। ये वाला आपका N3। सबको समझ में? लास्ट में बचा आपका ग्राउंड। ग्राउंड ना, तो ग्राउंड के ऊपर कहां पे लगाएगा? नीचे। कितना? चलो क्लियर है यहां तक? पक्का? पक्का दिखा पाओगे? हाँ जी। चलो एक देता हूं मैं आपको, आप करके दिखाओ मेरे को।
दिखाओ। क्या? कहाँ पे? हाँ हाँ लगेगा ना, ये वॉल है और ये वाला अपना ग्राउंड है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 4 कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो नॉर्मल डायरेक्शन कितने होंगे? 4। टोटल कितने बनेंगे? 8। सबका क्या? चलो करो। बस ऐसे ही खेलना है आज। आज जस्ट इंट्रोडक्शन है अपना। हाँ आया? अरे आया क्या? चलो देखो, कॉन्टेक्ट सरफेस देख लो, कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा होगा? देख लो, एक कॉन्टेक्ट सरफेस ये वाला है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस आपका, अरे हागी ना, एक कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कॉन्टेक्ट सरफेस एक है, और ये वाला एक है, और ये वाला एक है। कितने कॉन्टेक्ट सरफेस? 4। नॉर्मल रिएक्शन कितने? 4। 4 बराबर है। यहां से शुरू करते, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो M1 क्या कर रहा है? ये कॉन्टेक्ट सरफेस किस बीच में? M1 और ग्राउंड के बीच में, बराबर है। तो M1 ग्राउंड को कहां पे दबाएगा? नीचे, तो ग्राउंड पे नीचे, ये वो आपका N1। बट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, तो इसके ऊपर कहां पे? ऊपर। ये भी क्या होगा आपका? N1। या तो क्लियर है? इसके बाद दूसरा कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है? M1 और M2 के बीच में, बराबर है। क्या दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में, M1 और M2? अगर ये फोर्स नहीं होता तो उनके बीच में फोर्स लगता क्या? लगता? पक्का? क्यों?
तो वो इनलाइन प्लेन में ग्रेविटी जो एक्टिविटीज पे तो अफेक्ट करेगी ना, m1 के ऊपर ग्रेविटी क्योंकि m2 पे ऊपर तुम बताओ लगेगा कि लगेगा? लगेगा लगेगा। कहीं से कौन दबा रहा है? M1 M2 को कैसे दबा रहा है? ग्रेविटी लग रही है। कहाँ ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना? लेकिन सर वो इनलाइन प्लेन लगेगा, राइट, ठीक है। चलो फिर भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपका F है, राइट। अब बोलो बोलो कहाँ पे लगाएगा? M1 M2 को दबाएगा, कहाँ पे? ऐसे ना, तो फोर्स कहाँ पे लगता है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। तो M1 और M2 के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस ये है ना, इसको परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा ना। तो M1 M2 को कहाँ पे दबा रहा है? इस तरफ। तो देख ऐसे, समझ में आया? ये क्या हुआ आपका? N2। बट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। तो M1 M2 को इस तरफ दबा रहेगा, तो ये वाला इसको कहाँ पे दबाएगा? इस तरफ। ये क्या हुआ आपका? M2 परपेंडिकुलर दिखाया। चलो इसके बाद M2 ग्राउंड को कहाँ पे दबा रहा है? नीचे। तो ग्राउंड के ऊपर नीचे ना, कितना? N3। तो ग्राउंड इसको कहाँ पे दबाएगा? ऊपर। कितना? N3। सबको समझ में आया? M2 इसको दबाएगा, M2 इसको दबाएगा, वॉल को। ये वॉल है ना, साइड वॉल। दबाएगा कि नहीं दबाएगा? ये देखो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स M1 को इस तरफ दबा रहा है, M1 M2 को इस तरफ दबा रहा है, तो M2 आता है ना, इस पे कहाँ पे लगेगा? इस तरफ। ये वाला आपका N4। तो ये वाला भी क्या हुआ आपका? N4। सबको समझ में आया? ये हो गया आपके नॉर्मल रिएक्शन। अभी सेपरेटली दिखा दे? अरे सेपरेटली दिखाएगी क्या? चलो मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ। किसके ऊपर? ये ब्लॉक। हाँ बोलो, ये एंगल अल्फा है। बोलो कौन सा लगेगा? बोलो इसमें से कौन सा नॉर्मल लगेगा ब्लॉक के ऊपर? M1 के ऊपर। ऊपर वाला नीचे वाला? इसमें से ऊपर वाला नीचे वाला? क्यों ऊपर वाला? क्योंकि M1 ग्राउंड को नीचे दबा रहा है, तो ग्राउंड के ऊपर नीचे वाला, तो ग्राउंड M1 को ऊपर दबाएगा, तो ऊपर वाला, क्योंकि ये दबाने वाला फोर्स होता है। तो दबाने वाला कौन सा? ऊपर वाला ना। चलो ये वाला क्या हुआ आपका? N1। सबको समझ में है? इसके बाद यहाँ पे कौन सा लगेगा? तो M1 M2 को कहां पे दबा रहा है? इस तरफ। तो M2 M1 को कहां पे दबाएगा? इस तरफ। समझ में आया? तो यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे चलेगा जी? तो एक काम करता मैं, यहाँ पे इसको ऐसे दिखा देता। क्लियर है? तो ये क्या हुआ आपका? N2। लेकिन N2 देखो, अगर आप देखोगे ना, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। समझ में आया? तो अगर देखोगे तो N2 आपका कहां पे लग रहा है? y में। कोई दिक्कत नहीं है। N2 N1 आपका y में लग रहा है, N2 बोलो कहां पे लग रहा है? ना ना, वो y में लग रहा है ना, x में लग रहा है। साला फंस गए ना, उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? क्या तोड़ना पड़ चुके? जब भी आप कंपोनेंट बनाकर, जब भी आप फोर्स दिखाते हो किसी बॉडी के ऊपर, तो पहले चेक कर लो कि वो x में लग रहा है या y में लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है x में भी और y में भी, तो उसको क्या कर दो? तोड़ दो, उसकी कंपोनेंट बना दो। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वेक्टर्स में कि अगर ये आपका है, अगर है ये, अगर आपका क्या है? p वेक्टर है। ये आपका क्या है? p वेक्टर है। और ये एंगल कितना आपका? थीटा है। तो ये कौन सा? एक कंपोनेंट ये बनता है और एक कंपोनेंट ये बनता है, बराबर है? तो जो थीटा को लगा हुआ है वो कॉस वाला कंपोनेंट, जो थीटा को नहीं लगा है वो, तो ये क्या होता था आपका? p cos थीटा, और ये क्या होता आपका? p sin थीटा। क्या ये चीज हम पढ़ चुके हैं? सबको समझ में है? तो यही फंडा अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं, तो मेरे को एंगल निकालना पड़ेगा ना। तो इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। दो कंपोनेंट अगर बनाता हूं, तो एक कंपोनेंट इधर रहेगा और एक कंपोनेंट इधर रहेगा। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आपको इसके कंपोनेंट बनाए ना, तो उस फोर्स का टेल देख लेना। ये टेल है और ये वाला हेड है, और टेल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस पे बनाना है। टेल हमेशा क्या बनाना? कॉन्टेक्ट सरफेस पे, जिसके कंपोनेंट करने। तो उस टेल से एक वर्टिकल ड्रॉ करना, और उस टेल से वो एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना। सबको समझ में आया? तो इसके कंपोनेंट एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। तो एंगल पता करना पड़ेगा ना। अरे आगे ना, ये कितना है? ये देख 90 है वाला, ये अल्फा है। ये वाला कितना कितना? नहीं तो एक समझ सकते, ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा आपका? अल्फा। चमका जी, अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये अल्फा, तो ये वाला कितना?
क्योंकि इसके सम तो 90 होती है ना, तो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा। और देखो ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेस है और ये कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना अल्फा। सबको समझ में आए? तो ये आ जाएगा आपका अल्फा। क्लियर है क्या? पक्का? तो उसके अगर आप कंपोनेंट बनाते हो तो एक कंपोनेंट कहां भी बनेगा आपका, एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला और एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला। सबको समझ में आया? तो इसके मैंने N2 के दो कंपोनेंट बनाए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आपका y में है और ये वाला आपका x में। चमका क्या जी? बराबर है। तो ये अल्फा किसको लगाओ, इसको लगाओ ना, ये कॉस वाला और ये वाला साइन वाला। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका N2 कॉस ऑफ अल्फा और ये वाला N2 साइन ऑफ अल्फा। अगर कंपोनेंट बनाए तो इसको भूल जाते ना, इसको भूल जाते। देखो क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? हर चीज समझ में आ रही है? चलो इसके बाद अभी किसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर। अरे आगे ना, तो दूसरा ब्लॉक देखो आपका ऐसा है। ये आपका दूसरा ब्लॉक है M2। हाँ जी, अरे आगे ना, ये एंगल कितना आपका अल्फा। बोलो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो ये लगा N3 में से कौन सा लगेगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि M2 ग्राउंड को नीचे दबा रहा है तो ग्राउंड इसको, तो इसके ऊपर कौन सा, ऊपर वाला ना। चलो ऊपर वाला, ये कितना N3। इसके बाद इधर वाला, तो M2 दीवार को उस तरफ दबा रहा है तो दीवार इसको इस तरफ, तो ये इधर वाला, ये वाला N4। बचा कौन सा आपका, ये वाला ना। मेरे को एक बताओ, इन दोनों के बीच में, ये सरफेस और इस सरफेस के बीच में कौन सा लग रहा है, N2 ना। तो N2 आपको पता है टेढ़ा लग रहा था, इसलिए उसके दो कंपोनेंट किए। तो इसके ऊपर एक्शन होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, रिएक्शन। तो ये वाला अगर ऊपर होगा तो ये क्या होना चाहिए, नीचे। कितना समझ में आ रहा है? ये वाला इस तरफ होगा तो ये कहां पे होना चाहिए, इस तरफ। कितना N2 sin अल्फा। बस ये कंपोनेंट है। हल्का सा भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो। पक्का? देखो बाहर क्या होता है पता है क्या, ये पढ़ाते ही नहीं है। जो बोर्ड के लिए ट्यूशन लगाते हैं ना, बोर्ड, सिर्फ बोर्ड, जिससे बोर्ड करना चाहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा 10वीं में परसेंटेज है 90। कोई भी देखना, तुम्हारा फ्रेंड देखना, रिलेटिव कोई भी देख लेना जो वर्धा में पढ़ा है, उसको 10वीं में रहते 90, जब वो 12वीं पास होता है तो आ जाता है 70 पे। रीजन यही है कि उसको 11वीं को कुछ पढ़ाते ही नहीं है। जो बोर्ड के लिए तैयारी करता है ना सिर्फ, उसको 11वीं का कुछ पढ़ाते ही नहीं है। ये उसको पता ही नहीं होता फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मतलब ये फोर्स क्या होते हैं, और ये डायरेक्ट फोर्स यूज करके बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे दिखा दो। अभी बताओ मेरे को, जब उसको पता ही नहीं साला नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो क्या दिखाएगा वहां पे? जब उसको पता ही नहीं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो कैसे कंपोनेंट करेगा? अरे समझे कि नहीं समझे? और यही प्रॉब्लम होता है कि उसका पूरा मैकेनिक्स घुस चुका होता है। अभी वो क्या पढ़ेगा, वो क्या 12वीं में करेगा? उसको साला फोर्स का नॉलेज नहीं, उसको काइनेमेटिक्स इक्वेशन का नॉलेज नहीं है, उसको वेक्टर का पता नहीं है। तो इसलिए अपना काम बेस चल रहा है ना, अभी टाइम देंगे बेस को, बेस होने के बाद भागेंगे। और मेरे से अच्छा बेस कोई नहीं बनाता। इतनी वैरायटी लूंगा मैं इसमें, मतलब तुम सोचो कि साला इतने बेकार बेकार क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, सोच में डूब जाओगे। ठीक है, ये क्लियर है क्या सबको? सबको दिखाना आ रहा है? चलो अभी बहुत बार क्या होता है, आपको क्या होता है कि जो अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस था, यहाँ पे एक पॉइंट कॉन्टेक्ट में थे कि अनंत पॉइंट कॉन्टेक्ट में थे। देख 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे ना, इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो जब बहुत सारे पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में होते दो पॉइंट के बीच में, दो बॉडीज के बीच में, तो उसको कॉन्टेक्ट सरफेस बोलते हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि साला पॉइंट कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे, सिर्फ एक पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा। सिर्फ क्या होगा, सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट में होगा। उस समय कैसे दिखाओगे देख लो। तो जैसे भी मान के चलिए ये आपका क्या है, ग्राउंड। ये आपका क्या है जी, ग्राउंड। ये आपका दीवार। ठीक है, यहां पे मैंने एक ब्लॉक रखी,
ये सॉरी यहाँ पे मैंने एक रॉड रखी ऐसे, हाँ ये आपकी रॉड है, ये वाली आपकी क्या है, रॉड है जिसका मास m है और लेंथ कितनी है l है, कुछ लेना देना नहीं फिर भी मैंने दे दिया। और मान के चलो ये एंगल आपका कितना है 5, ये एंगल कितना आपका 5। अभी कैसे दिखाओगे फोर्सेस, फोर्सेस लगेगा नहीं लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं लगेगा। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो उसमें से एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रही हो, दबा रही हो, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे देखो सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में दिख रहा है, और यहाँ पे भी देखो सिर्फ एक पॉइंट, साला सरफेस तो है ही नहीं, सरफेस है क्या। तो ये कांटेक्ट पॉइंट किसके बीच में, रॉड और ग्राउंड के बीच में। ये कांटेक्ट पॉइंट किसके बीच में, रॉड और कहां हुए हो, अबे ध्यान दो, ये गया तो गया। यहां पे कांटेक्ट पॉइंट किसके बीच में, रॉड और ग्राउंड के बीच में। यहां पे कांटेक्ट पॉइंट किसके बीच में, रॉड और, अरे हाँ ना, क्या रॉड ग्राउंड को दबा रहा है, कहां पे, नीचे। तो जब एक ही कांटेक्ट पॉइंट हो ना, जब क्या हो, एक ही कांटेक्ट पॉइंट हो, तो उस कांटेक्ट पॉइंट से क्या कर लो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या कर लो, और टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लो, बराबर है। तो जैसे यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट किसका, एक पॉइंट किसका कांटेक्ट में, ग्राउंड और किसके बीच में, रॉड के बीच में ना। तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो रॉड के अलोंग ड्रॉ करोगे कि ग्राउंड के अलोंग, ग्राउंड के अलोंग करोगे। किसके अलोंग करोगे, जिसका सीधा सीधा सरफेस दिख रहा है, सीधा सीधा सरफेस किसका है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, दिख रहा है, दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे कहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वॉल के अलोंग, तो यहाँ पे वॉल के अलोंग कर दो। समझ में आ रहा है। तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होगा, और परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ये टेंजेंट को होगा, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ये टेंजेंट। सबको समझ में आए। तो ये रॉड ग्राउंड को कहां पे दबा रहा है, नीचे ना, तो ग्राउंड पे नीचे के ऊपर, नीचे। तो ये हुआ आपका N1। बट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट, तो रॉड के ऊपर कहां पे होगा, ऊपर, कौन सा, N1, चमका। इसके बाद यहां पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये रॉड इस वॉल को कहां पे दबा रहा है, इस तरफ ना, तो वॉल के ऊपर कहां पे, इस तरफ। तो कांटेक्ट पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर को टेंजेंट है, दिख रहा है। तो ये वाला आपका N2 और इस पे ये वाला आपका N2। क्लियर है, सबको समझ में आए। अभी मेरे को बताओ, अगर रॉड पे अगर फोर्सेस दिखाओगे तो कौन सा लगेगा, हाँ बोलो, कौन सा लगेगा, इधर से कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। क्लियर है, चलो इधर ये N1, इधर वाला, इधर वाला, ठीक है। ये वाला N2। कंपोनेंट करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी एक्स में ऑलरेडी छोड़ दो। क्लियर है। तो ये होगा आपका सिंगल पॉइंट के लिए, किसके लिए हो गया, जब आपका सिंगल पॉइंट कांटेक्ट में। यहां तक क्लियर है। पहले मैंने ब्लॉक लिया, तो ब्लॉक का सरफेस क्या था आपका, सीधा सीधा था। फिर मैंने क्या किया, ब्लॉक का सरफेस टेढ़ा कर दिया। अभी मैंने क्या किया, रोल लिया एक ही पॉइंट कांटेक्ट में। अभी मैं क्या लूंगा, ऐसी बॉडीज लूंगा जिसके पास क्या, कर्वेचर है, जिसके पास क्या है, कर्वेचर मतलब समझते हो ना, गोलाकार, कर्वेचर मतलब गोलाकार। अब जैसे अभी देखिए, ये आपका स्फेरिकल, ये आपका क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, आपका क्या है, स्फेरिकल बॉडी है। और इसको मैंने कहां पे रखा, ग्राउंड पे रखा। इसको कहां पे रखा मैंने, ग्राउंड पे। ठीक है। और इसका मास मान के चलो कितना m है। तो यहाँ पे अगर आपको फोर्स दिखाने तो आप कैसे दिखाओगे, बोलो कैसे दिखाओगे। तो इसके पास कर्वेचर है ना, तो कर्वेचर है तो कांटेक्ट पॉइंट एक है कि दो, एक, फिर से एक ही है, ये कांटेक्ट पॉइंट एक ही। तो यहां से क्या कर लो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कर दिए। समझ में आएगी नहीं आया। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा और साथ में इस टेंजेंट को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। और हाँ ना, और साथ में ये यहां से भी पास करेगा, और जिसके लिए आप जिस बॉडी के पास कर्वेचर है, कर्वेचर किसके पास है, ग्राउंड के पास की बॉडी के पास,
तो वो इसके सेंटर से भी पास करेगा। कहां से पास करेगा? तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो यहां से भी पास करेगा और यहां से पास करेगा। सबको समझ में आए? तो बोलो कैसे होगा? ग्राउंड पे लगेगा नीचे, चमका क्या? ग्राउंड पे लगेगा नीचे, ये हुआ आपका एन, तो इसके ऊपर ऊपर एन। सबको समझ में आए? तो ये हम ऐसे दिखाएंगे नॉर्मल रिएक्शन। सबको समझ में आए? आ जाएगी ना? एक दे दो इसी में, मतलब तुमको थोड़ा सा क्लियर आइडिया आएगा। चलो देखो, हाँ ये स्फीयर है, ठीक है। और आपको क्या करना है? फोर्सेस दिखाने कहां से होगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाना है स्फीयर के ऊपर। सबको समझ में आया? चलो करके देखो। बॉडी के किसके? तो देख लो, ये एक टेंजेंट गया, यहां पे गया। अरे क्लियर है क्या? निकाल दिया टेंजेंट। नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास होगा? सेंटर और इससे ना। तो ये स्फीयर इसको कहां पे दबाएगा? दीवार को नीचे ना, ऐसे। तो ये वाला N1, तो ये वाला इसको कहां पे दबाएगा? ऊपर। ये वाला N1 चमका। इसके बाद यहां पे बराबर है, ये वाला आपका N2 चमका क्या जी? और ये वाला आपका N2। क्लियर हुआ? अरे आगे ना, तो ये आपके रिएक्शन समझ में आ रहा है? निकालने आ रहा है? चलो वो वाला करो, इसके बाद करो करो करो। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन तो मतलब आना ही चाहिए निकालता है। आया क्या? ये वाला आया? बोलो कहां पे होगा? तो पहले कहां पे टेंजेंट निकाल लो? यहां पे ना, यहां पे, ठीक है। फिर यहां पे, अरे आगे ना, ये कॉन्टेक्ट पे दूसरा, फिर ये वाला, फिर अरे 3 हो गए ना। तो बोलो क्या होगा? बोलो यहां पे, बोलो ऊपर, ये वाला कहां पे? नीचे। कितना? N1। इसके ऊपर ये वाला N1। फिर यहां पे ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है? सेंटर। बराबर जी? यहां से पास करेगा, तो ये वाला N2, तो ये वाला भी क्या होगा? N2। क्लियर है? इसके बाद ये वाला, ये कांटेक्ट पॉइंट है और आपका ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है। बराबर है? तो बोलो क्या होगा? ये वाला इसको कहां पे दबाएगा? इस तरफ। ये आता है ना अभी आपको, कौन कहां पे दबाएगा? N3, ये वाला N3। सबको समझा जी? कंपोनेंट करे स्पेशल, तो इसको सेपरेट कर लो। इसको सेपरेट करोगे तो कहां पे देख लो? बराबर है? बोलो इसी के ऊपर क्या लग रहा है? ये एंगल कितना आपका? अल्फा ना। बोलो इसके ऊपर कहां पे लग रहा है? कौन सा? ऊपर वाला नीचे वाला? यहाँ का, यहाँ का ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, राइट। ये क्या हुआ आपका? N1। क्लियर है? इधर वाला कौन सा? ऊपर वाला नीचे वाला? ये वाला ना। चमका क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? तो मैंने बोला था जिसके कंपोनेंट करनी है उसका क्या कर लो? टेल निकल ले लो ना यहाँ पे। तो देख लो, बराबर है? अरे बराबर है क्या? ये कौन सा आपका? N2। कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो एक क्या कर लो यहां से, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। याद आ रहा है? पक्का? डर तो नहीं लग रहा है? चलो बोलो, बोलो क्या होगा? हाँ देख लो, ये आपका क्या है? ये वाला आपका क्या है? ये अल्फा है ना। तो देख ये भी अल्फा होगा।
समझ में आया? ये अल्फा, अरे हाँ कि ना? तो देख ये एंगल कितना है, ये 90, तो ये अल्फा, तो ये कितना, तो ये वाला कितना अल्फा। चमका? तो ये आ गया आपका अल्फा। कंपोनेंट कर ले, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। सबको समझ में आया? कौन सा कॉस वाला, तो जो एंगल को लगाए वो कॉस वाला ना, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा, और ये वाला इंटू साइन ऑफ अल्फा। चमका जी? सबको समझा? चलो स्फीयर को हटा ले, स्फीयर को लेके आते। चलो ये स्फीयर है आपका, बोलो स्फीयर का बताओ, स्फीयर का कौन सा लगेगा इसमें से, इसमें से कौन सा, इधर वाला इधर वाला कितना, बस हो गया एंट्री इधर में से। तो देख लो अभी इसके और स्फीयर और कोन के बीच में देखो, ये स्फीयर और इसके बीच में देखो कौन सा फोर्स लग रहा है, N2 लग रहा है ना, ऑलरेडी N2 के कंपोनेंट बना है। तो इसके ऊपर इस तरफ लग रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा लगेगा, हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा, इस तरफ ना, तो एक लगेगा इस तरफ। समझ में आ रहा है कौन सा, क्योंकि ये एक्शन तो ये रिएक्शन, तो N2, और ये कहां पे लगेगा, ये नीचे, तो ये वाला ऊपर। सबको समझा? तो ये वाला इधर है और ये वाला ऊपर है, कितना हो गया, बस यही है। समझ में आ रहा है? चल ये वाला करो वैसे। मजा आ रहा है? कितने ऐसे टाइम निकल जाता है आराम से। हाँ सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं हम अभी तक। हाँ टेंशन तो अभी नहीं, फिर एक बार सभी टाइप के फोर्सेस पढ़ लेगी, फिर क्या करना है, कॉम्बिनेशन ही पढ़ने है ना, और कुछ नहीं। पहले ये तो क्लियर कर ले पहले बेस। हाँ कंपोनेंट के साथ करना है, वो तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कंपोनेंट करना है। देख बेटा अभी तेरा स्केल काम में आ रहा है, अभी काम में आ रहा है। हाँ करो करो करो, कहीं किसी को दिक्कत आती है तो पूछो। हाँ आया क्या? अरे आया क्या? तो पहले देखो कॉन्टेक्ट सरफेस आने का ही कि मैं टाइम दे दूं? हाँ 2 मिनट। हाँ आया क्या? देखो पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टेंजेंट कौन सा, ये ना, कांटेक्ट पॉइंट ये वाला, इसका सेंटर कौन सा है, ये वाला, राइट। यहाँ पे टेंजेंट, ये कांटेक्ट पॉइंट है, टेंजेंट ये वाला, क्लियर है जी? अरे ना यहाँ पे टेंजेंट ये वाली, अरे हाँ की ना, ये वाली, और यहाँ पे ये वाली, ये कांटेक्ट पॉइंट। समझ में आया जी? समझ में आया? याद है? क्लियर है सबको? पक्का? चलो नॉर्मल रिएक्शन देखो, पहला N1 यहाँ पे, तो ये वाला क्या करेगा, दीवार को इस तरफ दबाएगा ना, दीवार पे इस तरफ, पर अपने को किसके ऊपर दिखाना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना। कचरा हो रहा है ना डायग्राम में, कचरा नहीं करते ना, क्या बोलते हो? चल ये वाला दीवार को कहां पे दबाएगा, इस तरफ, तो दीवार इसको कहां पे दबाएगी, अपने को फोर्स दीवार के ऊपर दिखाना है कि स्फीयर के ऊपर दिखाना है, स्फीयर वाला कौन सा, ये वाला। समझे? बस एक ही दिखा रहा हूं मैं अभी, बाकी छोड़ दो ना। N1 क्लियर है? इसके बाद ये वाला क्या कर रहा है, इस दीवार को नीचे, दीवार इसको कहां पे दबाएगी, ऊपर, सिर्फ ऊपर वाला कौन सा, सिंपलीफाई। इसके बाद ये वाला कौन सा, ये सेंटर, अरे आएगा ना, तो ये वाला आया क्या, कितना N3। अब यहाँ पे ये वाला इसको इस तरफ दबाएगा, इसके ऊपर इस तरफ, कितना N4, इसकी तरफ इस तरफ, कितना N4। आ गया? समझ में आया? तो कंपाउंड भी उधर ही कर देना। अरे आगे जाए बार बार, अबे ये निकालो, फिर इधर से डायग्राम निकालो, इंक खर्च हो रही है, स्पेस खर्च हो रही है, टाइम जा रहा है।
तो ये केस में करते ना, इसलिए बोला बड़ी डायग्राम निकालते जाओ। वो इतनी सी डायग्राम निकालते उसमें कड़ा करते रहते, उसको भी समझ में आता कहाँ पे फोर्स कहाँ पे देनी है। हाँ क्लियर है याद? अभी देखो कौन से हॉरिजॉन्टल में नहीं, कौन से वर्टिकल में नहीं है। ये वाला ना हॉरिजॉन्टल में ना कोई भी नहीं है, तो देख लो एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। बोलो ये एंगल कितना था? बीटा ना, ये एंगल बीटा था ना, तो कौन सा एंगल बीटा? ये वाला, ये बीटा, तो ये आ गया कंपोनेंट करे, एक कंपोनेंट ये वाला आएगा और एक कंपोनेंट ये वाला। कितना? n1 का, तो ये कॉस वाला और ये वाला, तो n1 आता है ना, और ये n1 साइन ऑफ बीटा, सॉरी ये बीटा है ना। सबको समझ में आया? सेम आप इसके लिए भी करोगे? कचरा हो गया यार, कर लोगे ना? तो कर लोगे तो इसकी क्या आ जाएगा? दो कंपोनेंट, बोलो फटाक से। हाँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, चमका क्या? तो कैसे करोगे? देख ये अल्फा है, तो कौन सा अल्फा? ये अल्फा, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला अल्फा, तो ये कॉस वाला, ये वाला साइन वाला। सबको समझ में है? कर लोगे? इसके बाद सेम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये कितना? अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला अल्फा, ये कॉस वाला, ये। सबको समझ में है? फिर यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अरे समझे कि नहीं समझे? ये किसके अलोंग है? इसके अलोंग है ना, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो देख ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये कॉस वाला और ये, बस हो गया पूरा। सबको आया? सबको आया? सबको आया क्या? देख अगर सेपरेटली दिखाना है तो दिखा सकते हो, ठीक है? चलो इसमें से कौन सा लग रहा था? देख लो इसमें से कौन सा लग रहा था। देख इधर लग रहा था ना, तो ये कौन सा था आपका? बोल फटाक से। n1 साइन बीटा, और ये वाला n1 कॉस बीटा। क्लियर है? यहां पे देखो ये अल्फा एंगल आया था, तो ये कॉस वाला, ये वाला, तो देख एक ऊपर, अरे बराबर है ना, कौन सा? n2 ना, n2 कॉस अल्फा, ये वाला n2 साइन अल्फा। सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद इसके दो कंपोनेंट बराबर, ये अल्फा, तो ये वाला क्या होगा? अल्फा, तो ये एक ये वाला और एक ये वाला, तो कौन सा ये वाला? बोल फटाक से। ये वाला n4 कॉस अल्फा, और ये नीचे वाला कौन सा? n4, हो गया? क्लियर है? स्फीयर के लिए अभी कौन से स्फीयर के लिए दिखाना है? ऊपर वाले के लिए, तो देख ऐसे। क्लियर है? तो बोल इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर लग रहा है, तो इस पे कहां पे लगेगा? एक इधर, कितना? n4 नहीं, इधर नहीं ना, इधर, ये वाला बोल कितना? n4 और कॉस अल्फा, और ये ऊपर लगेगा ना, कितना? n4। समझ में आ रहा है ना सबको? क्योंकि ये वाला इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा? n4 ना, तो n4 के अगर कंपोनेंट एक नीचे लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो इस पे क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नीचे वाला इस पे लगेगा ऊपर वाला, तो जो इस पे इधर वाला है इस पे लगेगा इधर। और कौन सा है? इधर। देखो ये अल्फा है, तो देख कौन सा? ये वाला कौन सा? कॉस वाला ना, तो n3 कॉस अल्फा, और ये कौन सा होगा? इस तरफ कौन सा? n3 साइन अल्फा। समझ में आ रहा है? ये फोर्सेस लगेंगे आपके। सबको समझ में आया? चले गए सन्नाटे में? पक्का? तो यहाँ पे हम रुक जाते, बाकी हम